नमस्कार, इंडिया लीगल में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजश्री आपके साथ और इस हफ्ते ये कार्यक्रम बेहद खास है। आमतौर पर आपने टेलीविजन पर बहुत सारे बहस के कार्यक्रम देखे होंगे, सुने होंगे, देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो सीधे सीधे आपके विचार की बात करते हैं। इंडिया लीगल कुछ ऐसा ही शो है। कम से कम ये तब और साबित हो गया जब हमने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से निकले हुए हाल फिलहाल में ऐतिहासिक फैसलों को देखा। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ऐसा बहुत कम मौका आया है जब एक के बाद एक ऐतिहासिक फैसलों की बाढ़ आई हो। और इन तमाम फैसलों पर यदि आप नजर डालें तो आपको ये समझ में आता है कि इंडिया लीगल में, जिसमें आप सभी हिस्सेदार हैं और आपके विचारों को रखने के लिए हम तमाम पैनलिस्टों को बुलाते हैं और उनके द्वारा तमाम जो पेचीदा मसले हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। उन तमाम मसलों को जब हमने समझने की कोशिश की और उस दौरान जो हमारे पैनलिस्टों ने बोला वो सभी हमारे इन ऐतिहासिक फैसलों में साफ तौर पर झलक रहा है। जस्टिस दीपक मिश्रा के कार्यकाल के लिहाज से यदि देखें तो ये बहुत अहम साल रहा है। एक के बाद एक उन पर हमले भी हुए और एक के बाद एक फैसले भी उन्होंने दिए। इसके साथ साथ अब नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर रंजन गोगोई के लिहाज से भी देखें, उनके लिए भी ये साल बेहद अहम रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा अहम रहा है ये भारतीय जनता के लिए ये साल, जिसमें एक के बाद एक हमने देखा है ऐसे ऐतिहासिक फैसले जिसका इंतजार हम सबों को था। चाहे वो महिलाओं की आजादी की बात हो, समानता के अधिकार की बात हो, राजनीति में अपराधीकरण की बात हो, आधार से जुड़ी आम आदमी की निजता और सबसे लंबे समय से चल रहे अयोध्या विवाद से जुड़े मामले हों, ये सभी मामले सुने गए और इन पर फैसले आए। ये शायद पहला मौका रहा जब किसी निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश ने एक साथ इतने फैसले सुनाए हों। लेकिन इसकी एक वजह यह भी रही है कि जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच के सामने सबसे ज्यादा अहम मामले भी आए। इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले दिए ये सभी न्यायिक इतिहास में नजीर बन जाएंगे। इन फैसलों ने ये तय किया है कि समाज में जब भी समानता, सुरक्षा, स्वतंत्रता की बात होगी, सुप्रीम कोर्ट सबसे आगे रहेगा। और यही वजह है कि गांव-गांव में लोग कहते हैं और मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक वो लड़ेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही है सुप्रीम। इंडिया लीगल में हम लगातार इन मुद्दों पर चर्चा करते रहे और इस बार भी हम वो सारी चर्चाओं के कुछ खास हिस्से आपको दिखाएंगे ताकि आप ये समझ सकें कि ये जो शो है जिसे आप बहुत पसंद करते हैं, इस शो की विश्वसनीयता इसी में है क्योंकि आपकी जो बातें हैं, आप जिन चीज़ों को सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वही हम इंडिया लीगल में लेकर आते हैं। सबसे पहले एक बड़ा फैसला जो सबसे विवादित भी कहा जा सकता है, धारा 377। भारतीय समाज को जो जानता है, जो समझता है, वो ये जरूर समझता है कि इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग दृष्टिकोण रखने वाले हमारे देश में लोग मौजूद हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर नजर डाली जाए तो कम से कम 3 फैसलों को मोटे तौर पर समानता के अधिकार के दायरे में रखा जाएगा। ये 3 फैसले रहे आईपीसी की धारा 377, आईपीसी की धारा 497 और केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं का प्रवेश। तो ये समानता के ये जो फैसले थे वो सारे फैसले इस बात को साबित करते रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी सोचा, जो भी देखा और जो भी फैसला दिया वो तमाम भारतीयों के समाज को समझते हुए और भारतीयों के मन स्थिति को समझते हुए एक ऐसा ऑब्जेक्टिव रास्ता चुना जिसके लिए हमारा सुप्रीम कोर्ट जाना जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं समलैंगिकता से जुड़ी आईपीसी की धारा 377 की। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पुराने फैसले को पलट दिया और समलैंगिकता को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 377 अतार्किक, मनमानी और समझ से परे है। कोर्ट ने यह भी कहा कि व्यक्ति के अधिकार में सामाजिक नैतिकता बाधा नहीं है। इस फैसले ने समाज में एक ऐसी बेड़ी को तोड़ा जो अभी तक चारदीवारियों या घरों के अंदर तक सीमित था। समलैंगिक लोग अभी तक समाज में जिल्लत और तिरस्कार की जिंदगी जीते थे।
परिवार भी स्वीकार करने को तैयार नहीं होता था और उनके घर में कोई समलैंगिक है इस बात को लेकर सबसे ज्यादा अफसोस शायद परिवार वालों को ही होता था। इस फैसले ने समाज के एक तबके को आवाज दी और उन्हें समाज में सम्मान के साथ जीने का हक दिया। हमने अपने शो में जब इस पूरे मामले पर एक अच्छी खासी बहस रखी तब हमारे पैनलिस्टों ने भी कुछ यूं ही कहा था जो बाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में हूबहू देखने को मिला। I think ordinary people are not so conservative on these issues. They are Indians in one sense are very tolerant about other people, provided you don't force upon them your own behavior. So, and also over a period of time I realized that a lot of Indians, once you explain to them what are the issues, they are ready to adapt to the new setting. And I've seen this happening all over the place in India on the HIV cases. So I think Indians will adapt without much of a problem. देखिए, आप जिस लॉ की बात कर रहे हैं वो उस तरह का लॉ होगा जहां पर कि हम एक कानून बनाएं कि इस तरह की शादियों को हम एक्सेप्ट करें। वो एक अलग एक्सट्रीम वाली बात हो गई जो बहुत से देशों में एक्सेप्ट किया जा रहा है कि गे मैरिजेस भी एक्सेप्ट होंगे और उनको एक माना जाएगा कि हाँ एक वैलिड कपल है। हम उस कानून में भी उस समाज का हमारा उतना परिवर्तन अभी नहीं है। देखिए बहुत सारी बातें हैं। देखिए एक सर मैं फिर रेफर कर रहा हूँ, चूँकि सबसे बड़ी स्टडी चाइल्ड अब्यूज़ की थी वो सेक्सुअल अब्यूज़ की, कि उसमें हर किसी ने कंसेंट दे दिया एक ढंग का। केस तो रजिस्टर हुए नहीं। जब 18,600 केसेस हमने एक एक केस को एग्जामिन किया, बहुत बड़ी स्टडी थी, 13 स्टेट में हुई, 200 हमारे इन्वेस्टिगेटर्स थे, एक एक बच्चे से बात हुई, उनमें 52% ने कह दिया कि उनके साथ अब्यूज़ हुआ। जब केस पता किया तो मुश्किल से 10 केस भी था, केस था ही नहीं एक्चुअली, क्योंकि ये तो एक कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस भी है। देखिए सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में कहा जाता है हर ढंग का सेक्सुअल अब्यूज़ इज द विक्टिम ऑफ कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस, और वो कोई बोलना नहीं चाहता है, क्योंकि ऐसी कहानी है। कोई परिवार में भी अगर आपके अंकल, आपके फादर, आपके परिवार के लोग अब्यूज़ कर रहे हैं, जो पता लगा अभी दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट आ रही है कि 97% जो हैं वो लोग जो भी इस तरह के एक्ट हो रहे हैं वो परिवार के अंदर नॉन पीपल में हो रहे हैं। तो इसलिए बहुत डिफिकल्ट है जो पॉइंट आपने रेज किया कि कंसेंट इज ए वेरी वेरी मिथिकल सिचुएशन, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू जज। दूसरी बात जो है, जो आप सर बता रहे थे, नॉर्वे की बात आप कह रहे थे, मेरे कमीशन में जब मैं चेयरमैन था चाइल्ड राइट्स कमीशन में, वहाँ पे स्वीडिश गे कपल आ गए। उन्होंने एक बच्चे को सरोगेसी किया और सरोगेसी करने के बाद जब वो लेने जाने की हिंदुस्तान से बाहर लेके जा रहे थे और ऐसे कंट्री में लेके जा रहे थे, स्वीडन लेके जा रहे थे जहाँ नॉर्वे का ही लॉ प्रिवेल करता है, सेम सिचुएशन जो आप बता रहे हैं। और स्वीडन में एक्चुअली एडॉप्शन अलाउड ही नहीं है इनसे। दैट मीन्स द चाइल्ड विच दे वर कैरिंग फ्रॉम इंडिया हैड नो फ्यूचर। मैंने अपोज किया, आई वेरी स्ट्रांगली अपोज्ड इट एंड आई टुक इट अप विद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, और फिर हमने बुलाया उस लोगों को, हाई कमीशन दिए एम्बेसी के लोगों को। दे सक्सीडेड, चूँकि उस समय लॉ था नहीं। सरोगेसी का जो लॉ था सर वो उसके बाद डेवलप करने लगा, और अभी लॉ शायद डेवलप, अब तक लॉ तो पास हो गया शायद मेरे ख्याल से, नाउ देयर इज ए लॉ, और ये तब की बात है। एंड दे कैरिड द चाइल्ड, वो बच्चा लेके चले गए वहाँ से। एक बहुत ही गरीब औरत यहाँ दिल्ली में, जिसको कोई 4 लाख रुपए दे रखा था उन्होंने, तो दे बॉट ए चाइल्ड, टुक इट अवे टू ए कंट्री वेयर ही हैज़ नो फ्यूचर, क्योंकि वो सिटीजन बनेगा ही नहीं वहाँ का, उसको कोई लीगल राइट्स नहीं मिलेंगे। देखिए ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है। दूसरी बात, एक और बात है कि सर आप गे मैरिजेस या लेस्बियन मैरिजेस जो भी होते हैं, सर मैरिज की एक रिलीजियस ही सैंक्टिटी है। आप प्लीज़ एग्जामिन, पर्सनली सर आई एम बिट ऑफ एन एग्नोस्टिक बाय बिलीफ, लेकिन मैं एक रिलीजन को एग्जामिन अगर करता हूँ, सर मैरिज इज़ अल्टीमेटली ए रिलीजियस अफेयर। हर धर्म के माध्यम से ही मैरिज होता है, और अगर सारे धर्म मान लीजिए इसके हक में नहीं हैं, इसकी सैंक्टिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसको इस्टेब्लिश नहीं करते हैं, तो बड़ा कठिन है ये कहना कि आप मैरिज कर लें। और मैरिज का प्रोक्रिएशन, क्रिएशन ऑफ फैमिली जिसमें फादर, मदर, बच्चे, परिवार सब कुछ होता है, अगर उसको हम मैरिज का जस्टिफिकेशन मानते हैं, फिर वो मैरिज तो रहा। और अगर फैमिली का जस्टिफिकेशन मानते हैं तो फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन, आप इसको थोड़ा ध्यान दें सर, कि फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन, मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन तो कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, रहेगा ही नहीं। बिल्कुल। और एक और से इम्पोर्टेंट बात, मैं इस बात को ख़त्म ही कर दूं। देखिए इसमें हम लोगों ने बड़ी रिसर्च की, और कंट्री के लीडिंग जो साइकेट्रिस्ट वगैरह हैं उनको हमने, डॉक्टर SD शर्मा यहीं रहते हैं, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ ग्लोबल साइकेट्रिक बॉडी फॉर नियरली 5 years,
ही वॉज वन ऑफ आवर डिपोनेंट्स एक्चुअली, और उन्होंने बहुत डिटेल में स्टडी किया और कहा और ये बताया कि इट्स एस्टैब्लिश्ड फैक्ट कि जो अननेचुरल सेक्स करने वाले जो लोग होते हैं, मेल फीमेल जो भी होते हैं, पर्टिकुलरली मेल टू मेल सेक्स, इट इज़ फुल ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। चाहे वो आप ड्रग्स की बात ले लें, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ले लें, इट इज एस्टैब्लिश्ड बियॉन्ड डाउट कि इन सबों को सीरियस प्रॉब्लम्स होते हैं, दे आर विक्टिम्स ऑफ वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स। तो आर वी एक्सेप्टिंग इट कॉन्शियसली एंड गिविंग इट ए पोजीशन विच अल्टीमेटली इज नॉट गोइंग टू हेल्प द सोसाइटी? और समानता की यदि बात करें तो शायद इस देश में सबसे ज्यादा समानता की जरूरत महिलाओं को है। संविधान में दिए गए समानता के अधिकार के दायरे को थोड़ा और खोलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 497 को भी असंवैधानिक करार दिया। ये धारा व्यभिचार से जुड़ी थी और इसके दो पहलू थे। एक तो ये धारा पत्नी को पति की संपत्ति के तौर पर देखती थी, साथ ही इस धारा के तहत सिर्फ पुरुष ही आरोपी होता था, क्योंकि यदि कोई पुरुष किसी शादीशुदा महिला से रिश्ते बनाता है तो उस महिला का पति दूसरे पुरुष के खिलाफ केस दर्ज कर सकता था। लोगों के लिए बड़ा अटपटा फैसला था, मगर ये कई लिहाज से महत्वपूर्ण है, जिसमें कहा गया कि पति पत्नी का मालिक नहीं है। साथ ही अदालत ने कहा कि कानून लैंगिक समानता के अधिकार के खिलाफ है। प्रधान न्यायाधीश के अपने फैसले में उन्होंने कहा कि संविधान की खूबसूरती है आई, यू और मी। जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में कहा कि यह महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। यह कानून महिला के यौनिक तरजीहों को रोकता है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि व्यभिचार को अपराध से बाहर कर देना उसे लाइसेंस देने जैसा नहीं है। कोर्ट ने यह साफ किया कि व्यभिचार तलाक और खुदकुशी के लिए उकसाने का आधार बना रहेगा। फिर भी इस फैसले को लेकर अभी कुछ गुत्थियां सुलझनी हैं। मसलन थल सेना, वायुसेना और नौसेना में किसी अधिकारी का दूसरे अधिकारी की पत्नी से संबंध बनाना अब भी अपराध है और इसे लेकर सेना का रुख लगातार सख्त ही रहा है। सेना की भाषा में इसे स्टीलिंग द अफेक्शन ऑफ ब्रदर ऑफिसर्स वाइफ कहते हैं। तो क्या सैनिक कानूनों में भी बदलाव होगा अब इस फैसले के बाद? ये कानून 158 साल पुराना था और ब्रिटेन ने इसे बनाया था, लेकिन व्यभिचार को ब्रिटेन से काफी पहले ही अपराध के दायरे से बाहर कर दिया गया था। अब इस पूरे मसले पर जब हमने बहस की थी तब ये बात सबसे ज्यादा उभर कर आई थी कि आने वाले समय में ये समाज को परिवर्तन करने वाला फैसला साबित हो सकता है, और वैसा ही हुआ। ये जो फैसला आया तो जाहिर सी बात है कि एक बहुत बड़ी जंजीर तोड़ी गई है, लेकिन इसको लेकर अभी कई सवाल बाकी हैं। उन सवालों का जवाब भी हमें आने वाले समय में जरूर ढूंढना पड़ेगा। लेकिन आप ये जरूर देखें कि इंडिया लीगल में जब हम बहस करते हैं तो वो बहस कैसे आने वाले वक्त की आहट होती है। देखिए, मेरी राय में 497 में कुछ 4-5 शब्द ऑब्जेक्शनेबल हो सकते हैं। इसमें प्रोविजन है कि हुएवर हैज सेक्सुअल इंटरकोर्स विद ए पर्सन हु इज एंड whom he knows that he has reason to believe to be the wife of another man without the consent or connivance of that man। तो जहां तक हस्बैंड से सहमति के बाद सेक्सुअल रिलेशन का प्रश्न है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। और हस्बैंड चूंकि वाइफ का गार्जियन होता है, ठीक है कि वो हस्बैंड वाइफ का मास्टर नहीं होता, पर जहां ये शब्द दिए हुए हैं कि विदाउट द कंसेंट और कनाइवेंस, ये शब्द स्क्रैप आउट हो जाने चाहिए, डिलीट कर दिए जाने चाहिए। और दूसरा, इसमें जो अंत में दिया गया है कि दी वाइफ शैल नॉट बी पनिशेबल एज अबिटर, वहां मेरी राय में ये होना चाहिए कि दी वाइफ शैल ऑल्सो बी पनिशेबल एज अबिटर, क्योंकि वाइफ और उस तीसरे व्यक्ति दोनों को ही पनिशमेंट होना चाहिए। इसमें जो वाइफ को पनिशमेंट से मुक्त रखा गया है, ये मेरी राय में गलत है। जहां तक सिविल लॉ का प्रश्न है, सिविल लॉ में तो डाइवोर्स का एक ग्राउंड है, अडल्ट्री डाइवोर्स, इस ग्राउंड पर लिया जा सकता है। परंतु सिविल लॉ के साथ साथ क्रिमिनल लॉ में भी ये प्रोविजन होना चाहिए कि अगर कोई विवाहित पुरुष या अविवाहित पुरुष किसी विवाहित महिला के साथ किसी भी प्रकार से अडल्ट्री में संलिप्त है, तो वो महिला और वो पुरुष दोनों को ही दोषी माना जाना चाहिए। और अगर इस पूरे प्राविधान को हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देते हैं,
हो सकता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसको पूरी तरह अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दे। तो ऐसी दशा में जो एग्रीव्ड पर्सन है उसके पास कोई रेमेडी नहीं बचेगी, क्योंकि अगर दोनों अडल्ट हैं और दोनों सहमति से सेक्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो सेक्शन 375, 376 इंडियन पीनल कोड भी आकर्षित नहीं होगा और इससे एक समाज में गलत संदेश जाएगा कि कोई भी विवाहित स्त्री पूरी तरीके से स्वतंत्र है और उस पर हस्बैंड का कोई संरक्षण नहीं है। कहते हैं ईश्वर सबके लिए है, लेकिन हमारे ही देश में तमाम ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, तमाम ऐसे परंपराएं हैं जिनको लेकर कई बार इस बात पर शक होता है। खासकर महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने की दिशा में जब सुप्रीम कोर्ट ने एक और अहम फैसला दिया केरल के सबरीमला मंदिर का, तो जाहिर सी बात है कि कई लोगों की भवें चढ़ गई। लेकिन कुल मिलाकर इस फैसले को देखें तो ये जरूर है कि पुरानी परंपराओं को हटाकर सुप्रीम कोर्ट ने एक नए तरीके का एक मसला खोल दिया है और आने वाले समय में इस पर भी बहस होगी कि यदि आप इसमें परिवर्तन कर रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे मूलभूत चीजें हैं जिसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। क्या अब महिलाओं को नमाज पढ़ने का, मस्जिदों में भी जाकर नमाज पढ़ने का अधिकार दिया जाएगा? ये सारे सवाल हैं जो आने वाले दिनों में बहस का हिस्सा बनेंगे और ये हमने जरूर अपने इस कार्यक्रम में बहस में रखा था और तमाम उन बिंदुओं को समझने की कोशिश की थी कि सबरीमला मंदिर के बहाने और आने वाले समय में क्या क्या हो सकता है। ये तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन आपको ये भी बता दें कि इस फैसले में 4-1 के बहुमत से ये कहा गया कि परंपरा धर्म का अभिन्न हिस्सा नहीं है और हो भी नहीं सकता। पूजा से इनकार करना महिला की गरिमा से इनकार करना माना जाएगा। 10 साल की बच्चियों से लेकर 50 साल तक की महिलाओं को मंदिर में जाने से रोकने की प्रथा संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट का रुख पहले से ही इस मसले को लेकर कुछ ये लगने लगा था कि आने वाले समय में कुछ ऐसा ही फैसला आएगा, लेकिन इससे जुड़े हुए तमाम अन्य सवाल अभी भी अनसुलझे हैं और जिनका जवाब अभी ढूंढा जाएगा। लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि सबरीमला मंदिर में प्रवेश पर लगे प्रतिबंध अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं कहा जा सकता और मंदिर की प्रथा हिंदू महिलाओं के अधिकारों का हनन करती है। कानून और समाज का काम यह है कि वो बराबरी बनाए रखें। कोर्ट ने कहा कि महिलाएं पुरुषों से कमतर नहीं हैं। एक तरफ आप महिलाओं को देवी की तरह पूजते हैं, दूसरी तरफ उन पर बंदिशें लगाते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि भगवान के प्रति उपासना में भेदभाव नहीं बरता जा सकता। हालांकि बेंच में शामिल एकमात्र महिला जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने बहुमत के फैसले से असहमति जताई। उन्होंने कहा कि धार्मिक प्रथाओं को समानता के अधिकार के आधार पर पूरी तरह से नहीं परखा जा सकता और ये एक बहुत बड़ी बात थी। दरअसल जिस तरह से सबरीमाला का ये फैसला आया उसको लेकर जाहिर सी बात है कि अब एक अलग तरह का विवाद शुरू होने वाला है और जिसकी शुरुआत हो भी चुकी है और शायद इसी वजह से इस फैसले के बाद जस्टिस दीपक मिश्रा का बेहद विरोध उड़ीसा में उनके ही घरेलू स्टेट में हुआ। जब हमने इस पर बहस की थी तब भी ये सारे बिंदु सबके सामने रखे थे। जाहिर सी बात है कि ये एक ऐतिहासिक फैसला रहा, लेकिन इस ऐतिहासिक फैसले के पीछे की बहस अभी होनी बाकी है। देखिए, धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो खुद ही सब्जेक्ट टू बाकी फंडामेंटल राइट्स है। आर्टिकल 25 की जो लैंग्वेज है वो बहुत क्लियरली ये है कि ये बाकी फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन में अगर होगी तो इट हैज टू गिव वे, जबकि बाकी फंडामेंटल राइट्स जो इक्वालिटी का अधिकार है, जो फ्रीडम्स के अधिकार है, वो सारे सब्जेक्ट, वो किसी के सब्जेक्ट नहीं है। और देखिए, कहीं भी पेट्रियार्की को थोड़ी सी भी ठेस पहुंचती है या थोड़ी सा भी उसका अस्तित्व उसे पेट्रियार्की को अगर लगता है कि मेरे अस्तित्व पे धीरे धीरे कुछ मेरे अस्तित्व में से कुछ जा रहा है, तो इसी तरह की बहस हमें सुनने को मिलती है। ये कोई नई बात नहीं है राजश्री जी। जब ट्रिपल तलाक की बहस सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में हो रही थी, लेकिन केरल तो मातृसत्तात्मक सोसाइटी है, वहां तो पितृसत्तात्मक नहीं है, वो मातृसत्तात्मक है और वहां पे तो इस तरह के ही हम ट्रेडिशन फॉलो करते रहे हैं। इस लिहाज में तो कम से कम उस लॉजिक को नहीं देखा जा सकता। जी ऐश्वर्या, देखिए, मैट्रियार्कल सोसाइटी खाली एक फैमिली सिस्टम केरला में है। ये जो मंदिर में जाने का जो मसला है, जो महिलाओं को रोक है, ये एक पैट्रियार्कल सिस्टम है। ये कोई मैन वर्सेस वुमन नहीं है।
पर इस साल की यदि हम बात करें तो जिस घटना ने सबसे ज्यादा सियासत और अदालत दोनों को हिलाया वो भीड़ तंत्र था। बीते कुछ वर्षों में गोरक्षा के नाम पर हिंसा की घटनाओं में काफी इजाफा रहा। देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी खबरें आती रहीं और करीब करीब सभी मामलों में शक के आधार पर लोगों की भीड़ ने किसी को भी पीट पीट कर मार डाला। गिरती हुई मानवता और गिरते हुए समाज का ये प्रतीक था। ऐसे ज्यादातर मामलों में आरोपियों की पहचान तक नहीं हो सकी और अगर आरोपी पकड़े भी गए तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन घटनाओं ने इन वारदातों ने न्यायपालिका को भी विचलित किया और प्रधान न्यायाधीश तक को ये कहना पड़ा कि केंद्र और राज्य सरकार इन पूरे मामलों को गंभीरता से लें और इनकी जांच करें। ऐसे कानून बनाए जाएं ताकि ऐसी वारदातों को रोका जा सके। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं सका। हालांकि फिर अदालत ने ही कदम बढ़ाया और अदालत ने ये कहा कि जो भी कानून अपने हाथ में लेगा उसे माफ नहीं किया जा सकता। ऐसी वारदातें नहीं होनी चाहिए। किसी भी स्थिति में ऐसी घटनाओं को स्वीकार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए कि मॉब लिंचिंग के शिकार लोगों और पीड़ितों को मुआवजा देने पर कदम उठाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से कहा कि वो 1 हफ्ते में मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए तुरंत ही ब्रॉडकास्ट करें और लिंचिंग से लोग भारी दिक्कत में फंसेंगे, इस बात को लोगों को समझाया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि इससे लिंचिंग की रोकथाम को उच्च स्तर पर ले जाया जाएगा। देश में मॉब लिंचिंग जैसे अपराधों के लिए कोई विशेष कानून वैसे तो नहीं है। ऐसे अपराधों में आईपीसी की धारा 302 यानी हत्या, धारा 304 यानी लापरवाही में हत्या, धारा 307 यानी हत्या की कोशिश, धारा 323 यानी जानबूझकर चोट पहुंचाना, धारा 141 और धारा 143 के तहत गैर कानूनी रूप से इकट्ठा होना, धारा 147, 148 के तहत दंगा फैलाने या बलवा फैलाने की सजा के प्रावधान हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के बाद, इन तमाम कमियों को देखते हुए भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से कदम बढ़ाया। मॉब लिंचिंग या भीड़ हत्या के मामले में संविधान के अनुच्छेद 15 यानी धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेद करने और अनुच्छेद 21 यानी जीने के मूलभूत अधिकारों का भी उल्लंघन होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट तौर पर माना। हालांकि अभी तक इस पूरे मसले का कोई हल नहीं निकल पाया है, लेकिन अदालत ने अपनी ओर से कदम बढ़ाकर इतना तो जरूर साबित किया कि अब जरूरी है कि सामाजिक जागरूकता भी इस पूरे मसले पर फैलाया जाए। जब हमने इस पूरे मामले पर बहस की तो इससे 3 चीजें बहुत साफ थी। एक तो हमारे देश में कानून का, खासकर इन्वेस्टिगेशन का खत्म होता इकबाल, पुलिस का खत्म होता इकबाल, और साथ ही ये भी कि कहीं न कहीं हमारे समाज के अंदर वो क्रूरता आ रही है जो सियासत से उभर कर आती है। हालांकि अदालत के इस पहल से ये जरूर हुआ है कि एक माहौल बनेगा। इस माहौल को बरकरार रखने के लिए भी कहीं न कहीं हम सभी जिम्मेदार होंगे यदि हम चाहें तो, और यही हमारे बहस का मूल विषय भी था। कानून की कमी तो भारतवर्ष में है नहीं जी। जरूरत से ज्यादा कानून हैं। उनका एनफोर्समेंट पॉलिटिकल विल पर डिपेंड करता है और वो पॉलिटिकल विल हमारे भारतवर्ष में लैकिंग है। केवल लिंचिंग के लिए नहीं, हर क्राइम को पनिश करने की पॉलिटिकल विल हमारे भारतवर्ष में लैकिंग है और इसलिए हमारी न्यायपालिका और जो क्रिमिनल लॉ की एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो बिल्कुल चरमरा गई हैं। मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जगह जरूर है, बिल्कुल। व्हाट्सएप जरूर इस्तेमाल हो रहा है झूठी खबरों के विस्तार करने में, प्रचार करने में, लेकिन कानून की किसी तरह कमी नहीं है। अगर गवर्नमेंट रोकना चाहे तो जरूर रोक सकती है, लेकिन वो विल कहां है रोकने की? देखिए, भारतीय सरकार के पास बहुत सारी पावर्स हैं जी, और अगर वो चाहे तो उसका बेहद इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि व्हाट्सएप जो है कोई नॉर्मल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत आता है। कानून उसे एक इंटरमीडिएट मानता है। कानून उसे दायित्व देता है कि वो ड्यू डिलिजेंस, सावधानी बरते और कदम उठाए ताकि इस तरह की जानकारियां उसके प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित या प्रसारित ना की जा सके।
जी। अब आज तक कोई सबूत सामने नहीं आया है जो बता सके कि किस तरीके से व्हाट्सएप भारत के साइबर लॉ और उसके अंतर्गत जो अधिनियम है उनका पालन कर रही है। जी। 23 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। आवश्यकता है कि कितने और लोग मरेंगे जिससे पहले व्हाट्सएप जगेगा। आज अगर उसकी स्टेटमेंट देखें तो व्हाट्सएप कहता है हम चिंतित हैं, हम दुखित हैं और हम एक नया फीचर बनाने लगे हैं। बिल्कुल। देखिए, कानून का पालन करना कोई फीचर के साथ ताल्लुक नहीं लगता। आपको तो अनिवार्य है, अगर आप नहीं करते तो आपको कानूनी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए दायित्व तो सरकार के ऊपर बनता है कि क्या सरकार के पास इतनी पॉलिटिकल विल है कि वो इनके ऊपर कार्रवाई कर सके। आमतौर पर अदालत और सियासत अलग अलग रास्ते चलते हैं, लेकिन इस साल कुछ यूं देखने को मिला जहां अदालत सियासत को सुधारने में लगी रही। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बड़ा मामला आया। आपराधिक मामलों में लिप्त ऐसे सांसदों और विधायकों की सदस्यता तुरंत खत्म कर दी जाए जिनके खिलाफ ऐसे आरोप तय हो गए हों जिनमें 5 साल या उससे ज्यादा की सजा का प्रावधान हो। साथ ही ये भी मांग की गई थी कि ऐसे मामलों में आरोपी नेताओं के चुनाव लड़ने पर भी रोक लगे। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने इस मामले की सुनवाई के बाद गेंद संसद के पाले में डाल दी। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने दलील दी थी कि ज्यादातर मामलों में आरोपी नेता बरी हो जाते हैं, इसलिए सदस्यता रद्द करने जैसी कोई आदेश न दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस बारे में कानून बनाना संसद का काम है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राजनीति में अपराधीकरण पर लगाम लगाने के लिए राजनीतिक दलों के लिए दिशा निर्देश जारी किए। कोर्ट ने कहा कि उम्मीदवारों को खुद पर दर्ज आपराधिक केसों की जानकारी देनी होगी। चुनाव आयोग का फॉर्म मोटे अक्षरों में भरा जाना चाहिए। सभी पार्टियों को अपने अपने उम्मीदवारों की जानकारी अपनी वेबसाइट पर डालनी होगी। वहीं सभी उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से पहले 3 बार प्रिंट मीडिया और 1 बार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने रिकॉर्ड की विस्तृत जानकारी देनी होगी। कोर्ट ने यह कहा कि राजनीति के अपराधीकरण में इजाफा हो रहा है और इस पर रोक लगनी ही चाहिए। कोर्ट का यह मानना था कि भ्रष्टाचार आर्थिक आतंकवाद की तरह है। एक हकीकत यह भी है कि चुनाव आयोग लंबे समय से ऐसे कानून की वकालत करता रहा और इस समय विधायकों और सांसदों की यदि हम कुल संख्या को देखें तो कुल संख्या के 1/3 से भी अधिक यानी 36% के खिलाफ 3045 आपराधिक मामले चल रहे हैं। जब इंडिया लीगल में मैं इस विषय पर बहस कर रही थी तो ये तमाम मामले सामने आ रहे थे। कुल मिलाकर यहाँ पर भी ये कहा जा सकता है कि अदालत ने सियासत और सियासी लोगों को समझाने की कोशिश तो की है, लेकिन दरअसल ये पूरा का पूरा मामला सियासी हल्के में ही शायद इसका हल निकाला जा सकता है और बहुत हद तक सामाजिक स्तर पर यदि हम और आप जागरूक होंगे तब शायद इस मामले का सही हल निकले। इस बहस में कुल मिलाकर हमने यही समझने की कोशिश की थी। जी हाँ, आप ठीक कह रहे हैं कि इसका कोई अल्टरनेटिव रूट हो सकता है क्या? जी हाँ, इसका अल्टरनेटिव रूट ये हो सकता है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। ना फास्ट ट्रैक कोर्ट्स पे भी डिबेट साल से होते रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट तो इलेक्शन पिटीशन के लिए भी प्लान किए गए थे कि हर 6 महीने के अंदर इलेक्शन पिटीशन का फैसला होगा, लेकिन 5-5 साल तक फैसला नहीं होता। पूरी विधानसभा और पार्लियामेंट की टर्म खत्म हो जाती है और फैसला नहीं होता। फिर भी 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट दी थी कि इस किस्म के नेताओं के जो केसेस हैं उनको फास्ट ट्रैक करके 1 साल के अंदर अंदर हर कोर्ट फैसला करे और जो कोर्ट ये साल भर में डिस्पोज ऑफ ऐसे केसेस को नहीं कर पाती है वो अपने चीफ जस्टिस को हाई कोर्ट के रिपोर्ट करे और उसके कारण बताए कि भाई क्यों नहीं कर पा रहा है। फौरन बाद उसके 2014 का के जजमेंट है शायद ये, जी हाँ 2014, तो गवर्नमेंट ने फौरन जून 2014 में फौरन ये ऑर्डर जारी कर दिया स्टेट्स को कि भाई इस जजमेंट की पालने के लिए जो कदम उठाने हैं, जो सपोर्ट रिक्वायर्ड है वो आप दें ताकि इसको कार्यान्वित किया जा सके। 4 साल के करीब हो गए, हमें नहीं मालूम कि उसका कुछ फायदा हुआ। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने कुछ फास्ट ट्रैक जजमेंट की कि नहीं की और सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद नहीं की और उसका एक्सप्लेनेशन दिया कि नहीं दिया, ये अब जानने की जरूरत है।
वहाँ हमने कुछ सुना तो नहीं। बिल्कुल, और इसी बात पर हम बहस भी कर रहे हैं कि हमने बहुत सारी चीजें पहले भी की हैं कुरैशी साहब, लेकिन हुआ कुछ नहीं। और अब जिस तरह से कहा जा रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट में इससे जुड़ा एक मामला आया और उसमें मांग की गई है कि अगर किसी के खिलाफ आरोप तय हो जाते हैं तो उसके चुनाव लड़ने पर रोक लगा देनी चाहिए। और हमारा पैनल भी कमोबेश इसके लिए तैयार है कि हाँ, यदि आरोप तय हो जाते हैं और हीनियस क्राइम है तो इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए। आपकी क्या राय है इस मांग को लेकर? जी जी, जो मैं बताया था कि इलेक्शन कमीशन की जो फॉर्मुलेशन थी कोई 20 साल थे, उसमें ये भी शामिल है कि उसमें पहला तो ये था सेफगार्ड कि छोटे मोटे केसेस, पॉलिटिकल केसेस को छोड़ दीजिए, लेकिन जो गंभीर अपराध हैं, हीनस ऑफेंसेस हैं, तो उनके अपराधियों को इलेक्शन लड़ने से रोका जाए। इस मुद्दे को डिस्कस करने से पहले दो पहलू और हैं जो हमारी सोसाइटी में व्याप्त हैं। नंबर एक, फॉल्स इम्प्लीकेशन। किसी भी पॉलिटिकल नेता से जरा सी राइवलरी हुई तो उसको झूठा भी मुकदमों में फंसाया जाता है। हमें इसका भी ध्यान रखना होगा। और दूसरी ओर जो हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, चाहे वो जनरल है, पुलिस है, स्पेशल टास्क फोर्स हैं, सीबीआई हैं, बहुत सारे हैं, उसमें भी ज्यादातर जो है अंडर प्रेशर, चाहे पॉलिटिकल प्रेशर हो, चाहे बायस एंड प्रेजुडिसेस हो, कुछ भी हो, वो झूठी चार्जशीट भी लगाई जाती हैं। फिर झूठी चार्जशीट एक बार आ गई तो झूठा चार्ज भी होता है। हमें इन चीजों का भी सॉल्यूशन सोचना होगा कि यदि फॉल्स इम्प्लीकेशन है या फॉल्स प्रोजिक्यूशन है तो ऐसे लोगों को जिन्होंने फॉल्स प्रोजिक्यूशन किया, झूठी एफआईआर लिखाई और झूठी पुलिस ने जो है चार्जशीट लगाई, प्रेजुडिस होके लगाई, अंडर प्रेशर लगाई, उनको भी कुछ ना कुछ जुर्माना या उनको ऊपर जो है कोई मानहानि के केस, फॉल्स प्रोजिक्यूशन के केस होते ही हैं। तो ऐसी भी एक न्यायिक व्यवस्था हमें बनानी होगी कि जो कोर्ट ये फाइनल जजमेंट देती है, चाहे कन्विक्शन का दे, जब एक्विटल होता है, एक्विटल क्यों ज्यादा होता है, क्यों 75% एक्विटल है या 76% है? दो कारणों से। नंबर एक, जो बाहुबली लोग हैं वो उनको डराते हैं, धमकाते हैं, प्रलोभन देते हैं, किडनैपिंग कर लेते हैं उनके फैमिली मेंबर्स की, उनको तरह तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। एक तो उनकी संरक्षा होनी चाहिए, ऐसे लोगों की सुरक्षा का इंतजाम करना चाहिए। और दूसरा ये भी है कि उनको जो है फॉल्स इम्प्लीकेशन के, ये दोनों पहलू साइमल्टेनियसली हमें डील करने होंगे और उनका रिजोल्यूशन भी करना होगा। तो ऐसे लोगों को कि जो गलत तरीके से किसी का प्रोजिक्यूशन करते हों, गलत एफआईआर लिखाते हों, या पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स जैसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज गलत और अंडर प्रेशर में आके चार्जशीट लगाती हों, तो उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। वही अदालतें जो फाइनल एक्विटल का जजमेंट देती हैं या फाइनल कन्विक्शन का जजमेंट देती हैं, उन्हीं को ये होल्ड करना होगा कि ये फॉल्स प्रोजिक्यूशन था या ये गलत चार्जशीट लगाई हुई और उनके ऊपर। अब मैं आपकी इस बात पे आता हूँ कि क्या ऐसे कार्रवाई की जा सकती हैं या क्या ऐसे स्टेप्स लिए जा सकते हैं। ये बात अपनी जगह सही है कि ये पार्लियामेंट का डोमेन है कि जो है वो कानून बनाए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स कानून तो नहीं बना सकते हैं, मगर सारे न्यायविदों की पुरानी हिस्ट्री उठा के देखिए, इवन सालमन, डाइसी, ब्लैक स्टोन, सब ने ये कहा है कि यदि कोई गवर्नमेंट या कोई लेजिस्लेचर अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करती है, यदि वो कानून नहीं बनाती हैं, क्योंकि जो मेजोरिटी गवर्नमेंट्स होती हैं उनमें भी जो है उनके मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट और मेंबर्स ऑफ द एमएलएज वो भी कानून में इसमें आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होते हैं, उनके लोग भी जीत के आते हैं और बाहुबली होने के नाते जीतते हैं। तो कानून तो उन्हीं को बनाना होगा। मगर यदि नहीं बनाते हैं तो फिर अदालतें निर्देश तो अदालतें बिल्कुल निर्देश करेंगी और करना चाहिए। और जजेस मेड लॉ जो है पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज्ड है। यदि गवर्नमेंट किसी अपने दायित्व में फेल होती है। एक मामला ऐसा आया जिसको लेकर तरह तरह की बातें हुई। अदालत में भी जब ये मामला चल रहा था तब भी कई तरह के कयास लगाए गए।
साथ ही जब अदालत ने अपना फैसला इस पूरे मामले पर सुनाया, सियासत को वो रास नहीं आया। यानी कुल मिलाकर मैं जो बार बार अदालत और सियासत कह रही हूँ, इससे आप इतना जरूर समझ रहे होंगे कि इस साल अदालतें जो थी, खासकर सुप्रीम कोर्ट जो है, वो ऐसे कई मामलों में आगे बढ़ता रहा जहां सियासी लोगों का भी बहुत इंटरेस्ट रहा, बहुत रुचि थी उन तमाम मामलों में, और सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम मसलों पर अपने फैसले दिए। SC/ST एक्ट भी कुछ ऐसा ही रहा। SC/ST एक्ट और प्रमोशन का मामला यदि हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़े 2 मामलों पर अहम फैसला सुनाया। एक मामला SC/ST एक्ट में जमानत के प्रावधानों को शामिल करने से जुड़ा था, जबकि दूसरा मामला नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण और क्रीमी लेयर से जुड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर फैसले में कहा कि SC/ST एक्ट के खिलाफ हिंसा, माफ कीजिएगा, SC/ST के खिलाफ हिंसा या बदसलूकी के मामलों में सरकारी कर्मचारी की तत्काल गिरफ्तारी नहीं होगी। गिरफ्तारी से पहले आरोपों की जांच जरूरी है और गिरफ्तारी से पहले जमानत भी दी जा सकती है। तमाम दलों के विरोध और दबाव में केंद्र ने इन दिशा निर्देशों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की। पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नहीं चाहते कि किसी निर्दोष व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए। हमारी चिंता उन बेकसूर लोगों को लेकर है जो बिना गलती के जेल में हैं। हम एक्ट के खिलाफ नहीं हैं, चिंता एक्ट के दुष्प्रयोग का है। हालांकि सरकार ने SC/ST संशोधन कानून पारित करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बेमानी कर दिया और यहीं पर यह साबित हुआ कि अदालत और सियासत के बीच कैसे आपसी, जिसको कहा जाए, एक दूसरे से रस्साकशी चलती रही। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने सब कुछ सरकार पर छोड़ दिया, क्योंकि कानून बनाने का अधिकार संसद के पास ही है, अदालत उसकी व्याख्या ही कर सकती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि सरकार को ये कहा गया कि प्रशासनिक कुशलता का मामला वही देखे और क्रीमी लेयर का मामला संसद पर छोड़ दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का 2006 का नागराज मामले में फैसला सही है और उसकी समीक्षा की कोई जरूरत नहीं है, और इस तरह से SC/ST का जो नौकरी में प्रमोशन था उसको लेकर नागराज मामले की जो फैसला था उसकी समीक्षा सुप्रीम कोर्ट ने करने से इनकार कर दिया। साथ ही संविधान पीठ ने केंद्र सरकार का यह अनुरोध भी ठुकरा दिया कि SC/ST को आरक्षण दिए जाने में उनकी कुल आबादी पर विचार किया जाए। नागराज मामले में SC/ST समुदाय के लोगों को तरक्की में आरक्षण दिए जाने से पहले राज्य सरकारें SC/ST के पिछड़ेपन पर उनकी संख्या बताने वाले आंकड़े, सरकारी नौकरियों में उनके अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के बारे में तथ्य और समय प्रशासनिक दक्षता पर जानकारी मुहैया कराने के लिए बाध्य हैं। कुल मिलाकर इस फैसले को जानकारों के अनुसार कुछ इस तर्ज पर देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला संसद पर छोड़ दिया, राज्यों पर छोड़ दिया और अपने आप को विवादों से बचा लिया। बहुत हद तक ये सही भी कहा जा सकता है। जिस तरह से SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था और उसके बाद सरकार ने जैसे ऑर्डिनेंस लाया, उसको लेकर कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि अदालत अब और ज्यादा टकराव नहीं चाह रही थी और इसलिए एक बीच का रास्ता निकाला गया। इस पर जब बहस हो रही थी तब भी ये बात स्पष्ट हो रही थी कि अदालत के सामने हालांकि विकल्प बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ये मामले कुछ ऐसे हैं जो सीधे समाज और सियासत से जुड़े हैं, इसलिए उस पर फैसला बहुत सोच समझकर दिया जाना चाहिए। और यही हुआ जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, ठीक वही हमारे पैनलिस्टों का कहना भी था। रास्ता 2 ही हैं आगे बढ़ने का। एक है कॉन्स्टिट्यूशनल रीजन और दूसरा है पॉलिटिकल रीजन। Political reason is always interested in power. पावर को, सत्ता को कैसे पकड़ना और आगे बढ़ना, आगे सत्ता रहना जी, कोई भी पार्टी हो। कॉन्स्टिट्यूशनल रीजन है वो डिसइंटरेस्टेड रीजन है। इसको समझ नहीं कि आउटकम का नतीजा सत्ता के लाभ में होगा कि सत्ता के गैर लाभ में होगा। तो आगे का रास्ता है वो सब लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल रीजन का है और उसमें मतभेद हो सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने
खुद ही स्वयं कहा है कि एक नया ज्यूरिसडिक्शन हमारे पास है, क्यूरेटिव ज्यूरिसडिक्शन। अगर अपील रिव्यू में फेल हो गई तो आप हमारे पास क्यूरेटिव पिटिशन में भी बात ला सकते हैं और हम तैयार हैं कहने के लिए कि इस बात पे हम गलत थे। हुरा का डिसीजन से 1992 में लिया है जी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रूल बना है और 4 या 5 क्यूरेटिव पिटिशन सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग है जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने गलती की है, अगर गलती की है, अगर आपका अभिप्राय कहता है कि गलती की है, अभिप्राय आपका ये है, तो आप रिव्यू के बाद क्यूरेटिव पिटिशन जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच चुनेगी जी कर सकती है। मेरा ख्याल से यही रास्ता बेहतर है जी। क्योंकि जजेस गलती करें तो गलती सुधारने का भी सत्ता रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रोफेसर बख्शी, पोलिटिशियन के पास भी वही सत्ता है, मगर कभी कबूल नहीं करता है कि हमने गलती की है। सुप्रीम कोर्ट की यदि हम बात करें तो शायद 125 करोड़ जनता की नजर सुप्रीम कोर्ट पर जिस मामले के लिए टिकी रही वो मामला था आधार का। फैसलों की इस कड़ी में सबसे बड़ा फैसला कहा जा सकता है आधार कार्ड पर आया फैसला। ये वो मामला रहा जिससे देश का हर आदमी जुड़ा था। आधार को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से तो जुड़ा ही जा रहा था, तमाम और चीज़ों के लिए भी इसे अनिवार्य बनाया जा रहा था, जिसमें बैंक खाते, मोबाइल, सिम, स्कूल में दाखिल तक शामिल थे। यहाँ तक कि यदि आपको कोई सरकारी परीक्षा देनी है उसमें भी आधार कार्ड की ज़रूरत थी। आधार की अनिवार्यता से ही निजता के अधिकार पर भी मुहर लगी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी योजनाओं और पैन के साथ आधार को जोड़ने के अलावा बाकी जगहों पर इसकी अनिवार्यता पर रोक लगा दी है और ये एक बड़ा फैसला था, आप कह सकते हैं इस साल का सबसे बड़ा फैसला। यानी अब खाता खोलने के लिए बैंक और मोबाइल सिम खरीदने के लिए मोबाइल कंपनियों को आधार की जानकारी देना अब जरूरी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सीबीएसई और नीट के लिए आधार अनिवार्य नहीं होगा। स्कूल में एडमिशन के लिए भी आधार कार्ड को नहीं मांगा जा सकता। हालांकि कोर्ट ने साफ किया कि कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार जरूरी रहेगा, लेकिन अगर किसी के पास आधार नहीं हो तो उसके हक को नहीं मारा जा सकता। गौरतलब है कि आधार की वजह से ऐसी भी खबरें आई थी कि महज इसलिए किसी को अनाज नहीं मिला क्योंकि उनके पास आधार कार्ड नहीं था और इसलिए भुखमरी की घटनाएं भी हुई। कोर्ट ने सरकार से कहा कि वे डेटा के सुरक्षा के लिए तत्काल कानून बनाए। मामले में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने 480 पन्नों का भिन्न मत वाला फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि आधार विधेयक को वित्त विधेयक के तौर पर पेश करना गलत था। उन्होंने कहा कि कानून गलत नहीं है, लेकिन इसके प्रावधानों में बहुत खामियां हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि आधार के लिए लिया जाने वाला डेटा सर्विलांस की दृष्टि से गंभीर मसला है और इसका डेटा स्टोर करने में भी समझौता हो रहा है। संविधान पीठ ने 38 दिनों तक चली लंबी सुनवाई के बाद 10 मई को मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था और इस पर कुल 31 याचिकाएं दायर की गई थी। देश के न्यायिक इतिहास में दूसरा केस रहा जिसमें इतनी लंबी सुनवाई चली है और इससे पहले केशवानंद भारती मामले में 68 दिनों तक सुनवाई चली थी। लेकिन आधार के इस पूरे मसले में सुनवाई के दौरान जब हमने बहस किया था तो ये सारे मामले सामने आ रहे थे और ये डर भी कि ठीक है, फैसला आपने आज दे दिया, आज से ये फैसला लागू भी हो गया, लेकिन उसका क्या? जिन लोगों ने अपने पहले से ही अपने आधार कार्ड, मोबाइल सिम लेने के लिए या बैंक खातों को खोलने के लिए दे रखा है, उनकी निजता का क्या होगा? ये अभी तक अनसुलझा हुआ सा सवाल है। आने वाले दिनों में शायद अदालतों को इस पर भी विचार करना पड़े। आधार कार्ड जो है ये हमारे देश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सिटीजन सर्टिफिकेट बन रहा है। ये सिर्फ एक आइडेंटिटी कार्ड एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया ही नहीं है, बल्कि जितने भी वेलफेयर स्कीम हैं, इन सारी वेलफेयर स्कीम में जो पैसा हमको मिलना है वो भी आधार से ही लिंक होगा।
अभी तक जो आधार के ऊपर आपत्तियां उठाई जा रही हैं वो कौन उठा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा ध्यान देने वाला है। तो आम आदमी को कोई डर नहीं है कि उसका आधार से उसकी सीक्रेट आउट हो जाएगी या नहीं आउट हो जाएगी। ये उन्हीं को डर है जो कि किसी न किसी तरह से कोई किसी तरह का हेराफेरी बेईमानी करते हैं। इसलिए आधार का होना अत्यंत आवश्यक है। रहा सवाल कि उसकी सीक्रेसी आउट हो जाएगी या नहीं आउट होगी, सीक्रेसी को मेंटेन करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और गवर्नमेंट की यह भी जिम्मेदारी है कि वो आधार की सीक्रेसी को मेंटेन करने की गारंटी सिटीजन को दे। अगर वो गारंटी नहीं दे पा रही है तो ये बात सही है कि वो राइट ऑफ प्राइवेसी जो सिटीजन की है वो भंग होगी। एक बात और भी है कि आधार का विरोध इतना क्यों हो रहा है, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अगर आज के दिन में कोई भी एजेंसी मुझसे मेरे बारे में विस्तृत जानकारी करना चाहे तो वो कर सकती है, लेकिन अगर वो उसको स्टोर करके एक जगह एक कार्ड में रख दे तो वो नहीं करे, तो इसका कोई कारण या कोई औचित्य समझ में नहीं आता है। आम जनता के तौर पर शायद हर भारतीय को जरूर इच्छा होती है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या चलता है, अदालतों के अंदर क्या होता है, एक बार देख लें, खासकर सर्वोच्च अदालत के अंदर। अब ये इच्छा पूरी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में तमाम कानूनों को खत्म करने या सीमित कर कई नए दरवाजे खोले। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपने दरवाजे सीसीटीवी के लिए भी खोल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अदालत की कार्यवाही का सीधा प्रसारण न्यायिक प्रणाली में पारदर्शिता लाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि सूर्य की रोशनी कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए सबसे अच्छी होती है। अब सूर्य की रोशनी तो सुप्रीम कोर्ट में पहुंची या नहीं पहुंची, लेकिन कैमरे की नजर जरूर पहुंचेगी। कोर्ट ने कहा कि जनता के अधिकारों और वादियों के सम्मान की रक्षा के बीच संतुलन बैठाने के लिए जरूरी नियम जल्द ही बनाए जाएंगे। इस मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जताते हुए कहा था कि कोर्ट रूम से भीड़ कम करने के लिए वो ओपन कोर्ट की अवधारणा को लागू करना चाहता है। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सुझाव दिया था कि पायलट परियोजना के आधार पर अहम मुकदमों का सीधा प्रसारण किया जा सकता है। के वेणुगोपाल ने एपीएन से खास बातचीत में इसकी मांग की थी। उन्होंने ये भी कहा कि इस सीधे प्रसारण में 70 सेकंड की देरी होनी चाहिए, ताकि अगर कोई वकील दुर्व्यवहार करे या मामला व्यक्तिगत निजता या राष्ट्रीय सुरक्षा जैसा संवेदनशील हो तो जज आवाज को बंद कर सकें। गौरतलब है कि अभी लंदन कोर्ट और अमेरिका में लाइव स्ट्रीमिंग होती है और लाइव टेलीकास्ट देखा जा सकता है। भारतीय अदालतें अभी तक इसके लिए बंद थी। हालांकि सीसीटीवी के लिए छोटी अदालतों के लिए ये कहा गया था कि छोटी अदालतों में जो भी कार्रवाई होती है उसे सीसीटीवी में रिकॉर्ड किया जाए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे जो खुले हैं उस पर जब हमने बहस की थी तो ये स्पष्ट हुआ था और इस बहस में भी हमने यही मांग रखी थी और वही कारण गिनाए थे जिसकी वजह से आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जरूरी है कि लोगों तक सर्वोच्च अदालत की कार्रवाई पहुंचे। ये जो कदम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उठाया जा रहा है या वो आदेश दे रहे हैं, हम तो बार काउंसिल, बार एसोसिएशन कई वर्षों से इस बात की डिमांड कर रहा था और ये मैं इसकी सराहना करूंगा और इसको सराहनीय कदम मानता हूं कि एक बहुत बड़ा और बहुत ही आप कह सकते हैं कि ऐसा जजमेंट जिसकी आवश्यकता समय अनुसार थी वो आया है। आप देखेंगे साकेत कोर्ट में चले जाओ या और कई कोर्ट्स में देखेंगे आप, अहमद के कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, कॉरिडोर्स में लगे हुए हैं, एक्सेप्ट कोर्ट रूम साकेत में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। तो अगर कोर्ट रूम में भी लग जाए तो उसमें कोई बड़ी किसी को किसी प्रकार की उसके मेरे का कठिनाई नहीं होनी चाहिए और किसी प्रकार का किसी को उस बात पे ऑब्जेक्शन भी नहीं होना चाहिए, ना था। एटलीस्ट जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसको भी नहीं होना चाहिए। कोई जज मिसबिहेव करता है तो भी सीसीटीवी फुटेज में आ जाएगा, अगर कोई लॉयर मिसबिहेव करता है वो भी सीसीटीवी फुटेज में आ जाएगा। अगर लॉयर, बड़े लॉयर आते हैं कई बार और माने हुए एस्टेब्लिश्ड लॉयर ऑफ द कंट्रीज कई बार जिसमें पेश होते हैं, उनकी बहस देखी जा सकती है उस सीसीटीवी फुटेज से। उसकी फुटेज लेकर नए लॉयर्स के लिए
वो एक उनके लिए एक ऐसा कदम होगा जिसको वो देखते हुए उस तरह से बिहेव करना सीखेंगे। तो मेरा मानना है कि ये जो जजमेंट, लैंडमार्क जजमेंट आई है, मैं इसकी सराहना करूंगा और एक उचित एंड सही समय पे जजमेंट आया। या उसमें उसका असर होगा, पेंडेंसी जल्दी होगी। और दूसरा क्या होगा कि कुछ वकील बहुत ही लंबा बोलते हुए जाते हैं, तो उसके पर भी थोड़ा कंट्रोल रहेगा कि भाई तुम इतना बोलोगे तो सीसीटीवी में आ जाएगा, तो तुम वही चीज रिपीट करते हो 10 दफा। तो उसके लिए भी थोड़ा सा, और जज बोल सकते हैं कि देखो भाई रिप्ले करो आप, ये मुझे 10 दफा ये बोल चुके हैं, अभी 11 दफा मैं नहीं सुनना चाहता हूँ। सबसे अच्छा लिटिगेंट के लिए है कि लिटिगेंट को पता चलेगा कि क्या हुआ है। कई दफा वकील साहब बोलते हैं कि मैंने बहस किया था, लेकिन वो तो दूसरी कोर्ट में थे ही नहीं, किसी और को भेज दिया था। Certainly not as a matter of rule, but there may be instances when the Supreme Court want the proceedings to be recorded and used for a particular purpose for which the recording is allowed. Misusing the permission of the Supreme Court to record the proceedings or photograph the proceedings would certainly amount to contempt of court. कंटेम्प्ट आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने कुछ बताया नहीं कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। अब नॉर्म्स शुड बी फॉर्मुलेटेड, गाइडलाइंस होनी चाहिए, ओरिएंटेशन होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए। उसके बाद अगर कोई वायलेट करता तो एप्रोप्रिएट एक्शन कैन बी टेकन, बट यू कांट हैंग समबॉडी फॉर नॉट नोइंग व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। और हाल फिलहाल में यदि अदालत की ओर नजर उठती है तो कुछ खास मामलों के अलावा सबसे पुराने मामले के लिए भी, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अयोध्या की। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मालिकाना हक विवाद की सुनवाई का रास्ता साफ करके जल्द ही फैसले की उम्मीद बढ़ा दी है। सियासी हलकों में अब सरगर्मियां तेज हो गई हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि 1994 के इस्माइल फारूकी मामले में दिए गए फैसले की दोबारा समीक्षा की कोई जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच को यह तय करना था कि क्या इस्माइल फारूकी मामले को संविधान पीठ के पास भेजा जाए। कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा कि फैसला उस केस के तथ्यों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। फारूकी केस में जमीन अधिग्रहण का मसला था, तब कोर्ट ने माना था कि मस्जिद को विशिष्ट दर्जा नहीं दे सकते। कोर्ट ने कहा था कि अयोध्या मामले की सुनवाई पर इस्माइल फारूकी का फैसला कोई प्रभाव नहीं डालता, इससे भूमि विवाद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि भूमि विवाद को तथ्यों के आधार पर तय किया जाए। इस मामले में बेंच के सदस्य जस्टिस अब्दुल नजीर ने अपनी अलग राय रखी। जस्टिस नजीर ने कहा कि मैं इनके विचारों से असहमत हूं। उन्होंने कहा कि एक प्रथा किसी धर्म का हिस्सा है या नहीं, इस बात से तय होगा कि धर्म को कैसे माना जा रहा है। देखिए, अभी तक जो भी हुआ है जी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, वो यही हुआ है कि सुन्नी वाकफ बोर्ड जमाते इस्लामी ने कहा है कि ये ज़मीन हमारा है क्योंकि बाबर ने इसकी कब्जा की थी और 500 साल से हमारे हाथ में है। और जो अखाड़ा हैं और राम जन्मभूमि न्यास जो है जी, उनका कहना है कि यहाँ हमारी मंदिर थी और इसीलिए ये हमें ज़मीन लौटाना चाहिए ताकि हम मंदिर दोबारा बना सकें। तो दोनों का जो आग्रह है या प्रार्थना है वो है कि प्रॉपर्टी के दृष्टि से कि ये जो ज़मीन की संपत्ति है जी, ये हमारी है जी। मेरा बिल्कुल अलग है। वो है कि मैं कहता हूँ कि संविधान के अनुसार धारा 25 में मुझे मूलभूत अधिकार है पूजा करने के लिए उन जगहों में जो पुनीत है, जो हमारे भगवान की यानी निशाने पर बनी है। इस प्रकार से जो हमारी धर्म की एक अटूट हिस्सा है, उसकी जब हम पूजा करते हैं तो मुझे मूलभूत अधिकार मिलता है पूजा करने के लिए। लेकिन अभी मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ऐसे अंकुश लगे हैं, इससे कोई पूजा नहीं हो पा रहा है। और ये क्योंकि ये विवाद है, लेकिन मेरा तो मूलभूत अधिकार है और इनका तो सिर्फ संपत्ति की अधिकार है जी, जो मूलभूत अधिकार नहीं है।
और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि जहां मूलभूत अधिकार और साधारण अधिकार के टक्कर होती है तो मूलभूत अधिकार को ही मान्यता दी जाती है सुप्रीम कोर्ट से जी। तो इसीलिए मेरी राय में कि सारी जो बहस है कि बाबर कब आया, क्या हुआ, कौन सा हल्फनामा है, कौन सी क्या है, ये सब देखने की पहले ये तय करनी चाहिए कि क्या मेरा मूलभूत अधिकार है। हमने तो ये बात बहुत पहले से, हम ही नहीं सारे शिया हजरात ने भी, जो उलमा हैं जिनके नुमाइंदे जो जिनकी फॉलोइंग है वो इसमें कह चुके हैं ऑन ओथ। मौलाना करबल जवाद साहब गवाही पेश हुए थे, उनका हल्फिया बयान इस मुकदमे में है। सिद्दुर मोहम्मद साहब नकवी इसमें पेश हुए थे। इन लोगों ने मजहबी एतबार से इस बारे में वाज़ेह बयान दिया है कि मस्जिद मस्जिद होती है, वो अल्लाह का घर है, ना मस्जिद शिया होती है ना सुन्नी होती। तो हमारे शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब, और अभी बाद में बयान उनका आया जी। उनका अखबारात बयान तो अभी 10 तारीख को आया। उन्होंने कहा ये किसी की मिल्कियत नहीं होती, ना शिया वक्फ बोर्ड की मिल्कियत है ना सुन्नी वक्फ बोर्ड की मिल्कियत है। मिल्कियत सिर्फ अल्लाह ताला की होती है जी। तो न शिया वक्फ बोर्ड का इख्तियार है ना सुन्नी वक्फ बोर्ड का इख्तियार है कि वो मस्जिद कहीं और शिफ्ट कर दे जी। मस्जिद तो जहाँ थी वो अर्श ता फर्श उसके बारे में कहा गया है, मस्जिद रहती है। खाली ज़मीन हो तो भी मस्जिद है, इसलिए उनको ये ना इख्तियार है, न ही उनकी कोई बात का वजन है, न शिया कम्युनिटी उनकी बात को मान रही है, तो उनके कह देने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। इन तमाम फैसलों को देखने के बाद एक चीज़ बहुत स्पष्ट है कि हमारी सर्वोच्च अदालत ने एक बार फिर से ये स्पष्ट किया है कि 125 करोड़ जनता का विश्वास उसके अंदर यूं ही नहीं है। और ठीक उसी तरह से ये भी स्पष्ट हो रहा है कि हमारे अपने दर्शकों का विश्वास एपीएन पर यूं ही नहीं है। हमने बहस में जो कुछ भी किया, समझने की कोशिश की, हमने कोशिश ये ज़रूर की कि आपके मन के जो सवाल हैं, ख़ासकर अदालती दांव पेचों को समझने के लिए, अदालती पेचीदगियों को हल करने के लिए आपके मन में जो सवाल आते हैं वही सवाल हम अपने पैनलिस्टों से पूछें, जानें और उसे समझने की कोशिश करें और उन तमाम जवाबों को, उन तमाम टिप्पणियों को देख समझकर आप ये समझ सकें कि आने वाले दिन में इस पेचीदा मसले का हल कैसे हो सकता है। इंडिया लीगल में हमारी ये कोशिश आगे भी जारी रहेगी। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया लीगल, और साथ ही ऐसे ही विश्वास देते रहिए एपीएन को। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।